नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आज से हम लोग रेडियो हेड ऑपरेटर का सेट शुरू कर रहे हैं और अभी मेरा पहला सेट है। इसके बाद आपको धीरे धीरे बाकी सारे सेट भी इसी तरह से मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आपको मैं बता दूं ये जो सेट है ये इसमें 25 क्वेश्चन हमारे साइंस के होंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंटर लेवल के हैं, यानी जैसा आपका सिलेबस है उसी के अनुसार है। दूसरी बात, इस प्रैक्टिस सेट की डबल कॉलम की पीडीएफ पाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, माई पाठशाला एप्लीकेशन पे इस डबल कॉलम की पीडीएफ को एकदम फ्री में डाल रखा गया है। आप डाउनलोड करके आप ये पीडीएफ पा सकते हैं। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, सिर्फ 99 रुपए में साइंस का कंप्लीट क्रैश कोर्स, मतलब सिर्फ 30 घंटे में आपको साइंस पूरी पढ़ाई गई है रेडियो ऑपरेटर के लिए स्पेशली, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो फिर, तो आज के सेट का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग अपने हेड ऑपरेटर के प्रैक्टिस सेट को और आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा जो हेड ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट है बच्चों, वो सेट नंबर दूसरा है। अब इस सेट नंबर दूसरे में देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है। आपको बताना है समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है। वैसे समुद्र में बहुत कम मात्रा में ऐसा जल होता है जो पीने योग्य होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा में है। समुद्र का जो पानी होता है बच्चों वो नमकीन होता है और आपको मैं बता दूं नमकीन पानी आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक करता है। इसीलिए समुद्र का बहुत कम पानी ऐसा होता है जो पीने योग्य होता है। ठीक है, अब कितना प्रतिशत पानी होता है तो कह देना 0.65%। बच्चों ध्यान रखना 0.65% पानी, यही इतना पानी है जो पीने योग्य है। ऑप्शन नंबर हमारा सी उत्तर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का जड़त्व आरूढ़ किस पर निर्भर नहीं करता। इन्होंने बोला है किसी वस्तु का जड़त्व आरूढ़ किस पर निर्भर नहीं करता। हरा, वैसे मैं आपको बता दूं जड़त्व आरूढ़ आई बराबर वो फॉर्मूला होता है, वो होता है m×r²। ये होता है ना। तो बच्चों वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान डिस्ट्रीब्यूशन पे। बच्चों द्रव्यमान डिस्ट्रीब्यूशन पे तो सबसे ज्यादा निर्भर करता है ना। मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, अगर मास पास में डिस्ट्रीब्यूट है तो जड़त्व आरूढ़ कम होगा, मास दूर डिस्ट्रीब्यूट है यानी r ज्यादा है तो जड़त्व आरूढ़ ज्यादा होगा। है ना। घूर्णन अक्ष, याद करो मैंने आपको बताया था कि घूर्णन अक्ष के बदलने से भी जड़त्व आरूढ़ बदल जाता है। ठीक है, तो किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के कोणीय वेग पर। याद रखिएगा बच्चों, वस्तु के कोणीय वेग पे, वस्तु के कोणीय वेग पे जड़त्व आरूढ़ का कोई भी निर्भरता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, ए। ठीक है, ये लीजिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला सवाल, ये सवाल बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, वृत्ताकार वलय और वृत्ताकार डिस्क दोनों के त्रिज्या और द्रव्यमान समान है ना। सर इन्होंने कहा है द्रव्यमान भी समान है, त्रिज्या भी समान है। इनके तलों के लंबवत एवं केंद्र से गुजरने वाली अक्षों के परिता जड़त्व आरूढ़ क्या है। सबसे पहले देखो इन्होंने वलय बोला, रिंग, है ना, और दूसरा बोला डिस्क। बच्चों याद करो मैंने आपको बताया था कि जब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है m×r²। जबकि अगर हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो याद रखना इसका फॉर्मूला होता है 8/2 mr²। होता है ना। तो रिंग का mr², जबकि डिस्क का कितना होता है 8/2 mr²। फिर बोला जा रहा है केंद्रों से गुजरने वाले और तल के लंबवत। बच्चों केंद्रों से गुजरने वाले तल के लंबवत ये जड़त्व आरूढ़ होते। इन्होंने साफ साफ बोला था द्रव्यमान और त्रिज्याएं बराबर है। मेरे भाई जैसे ही आप कहोगे द्रव्यमान और त्रिज्याएं बराबर है और इनका बाद में अनुपात पूछा जा रहा है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ये रेशियो पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई रेशियो निकालते देख लीजिए, ये ऊपर रहेगा, mr² ऊपर रहेगा, है ना। रेशियो नीचे लिख देते 8/2 mr², ऐसा आप कर लिया, है ना। तो मेरे भाई आप ये बताओ यहां से 1/2 से 1/2 कैंसिल। ठीक है, अब 1/2 हमारा ऊपर जाएगा तो आपको मैं बता दूं इसका जो सही उत्तर जाएगा वो 2:1 के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ एक घूर्णन पहिया एक बिंदु का, सर एक घूर्णन पहिया एक बिंदु का तात्कालिक कोणीय स्थिति समीकरण। बच्चों देखो यहां पर कोणीय स्थिति समीकरण दिया है, थीटा बराबर कितना लिखा है 2t³ - 6t², है ना यही। फिर बोला जा रहा है पहियों पर बताइए बलाढूढ़ शून्य हो जाता है। बलाढूढ़ जब शून्य हो जाता है आपको वो समय बताना है कि जिस समय पे बलाढूढ़ शून्य होता है। मेरे भाई अगर बलाढूढ़ शून्य है तो आपको पता है कि बलाढूढ़ t बराबर फॉर्मूला होता है I×α। मेरे दोस्त अगर बलाढूढ़ t हमारा 0 है तो 101% अल्फा भी 0 होगा। ओके, तो आप यहां से वो कंडीशन निकाल लो जब अल्फा 0 है।
तो अल्फा 0 होने के लिए सबसे पहले डी थीटा अपॉन डी टी करना होगा। बच्चों डी थीटा अपॉन डी टी तो हम लोग ओमेगा कहते हैं। हाँ सुना, चलो बताइए कितना हो जाएगा। तो ये करने पर 6t² माइनस 12t। ओके सर एक बार और डिफरेंशिएट कराइए, तो एक बार और डिफरेंशिएट कराइए, तो d2 थीटा अपॉन dt2 ये हो जाएगा d2 थीटा अपॉन dt2। चलो भैया जल्दी से डिफरेंशिएट करा दीजिए, तो 12t माइनस यहां 12 ऐसे हो जाएगा। और ध्यान रखना जो डबल डिफरेंशिएशन होता है थीटा का सर वही तो अल्फा होता है, तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा। जरा आप समय की वैल्यू इन्होंने कितनी बोल रखी थी, समय की वैल्यू, अच्छा इसे शून्य करना है, अल्फा तो शून्य करना है। तो मेरे भाई अगर अल्फा शून्य होगा तो ये बराबर शून्य, और जैसे ये बराबर शून्य करेंगे तो देख लीजिए समय का जो मान आने वाला है वो 1 सेकेंड आ जाएगा। यानी जब समय 1 सेकेंड होगा तो मेरे भाई उस समय अल्फा शून्य होगा, और अल्फा शून्य होगा तो ऑटोमेटिक हमारा बलाढूढ़ भी शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टाइम हमारे मस्तिष्क में कितना प्रतिशत पानी है ना, ये वही पानी वाले चैप्टर का सवाल है, वाटर वाले चैप्टर का। मैं आपको बता दूं आपकी बॉडी में ज्यादातर हिस्से में पानी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पानी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आपके बॉडी में कहां पर पानी होता है, तो हमारी बॉडी में ब्रेन में सबसे ज्यादा पानी होता है, ब्रेन में। और याद रखना ब्रेन में कितना प्रतिशत पानी होता है, तो कह देना 73% पानी होता है। और ये डेटा आपको याद करना है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, ब्रेन में आने वाला पानी 73%। नेक्स्ट आइए छठवां, समजाति श्रेणी में से किस यूनिट का क्रोथनांक सबसे कम। इन्होंने बोला है कि समजाति श्रेणी का ये दिया गया है, आप बताओ क्रोथनांक इनमें से सबसे कम किसका, सबसे कम। मैं पहले आपको ये बात बता दूं, ये जो आपके सामने नाम लिखे हैं ना, ये सब हमारे होमोजीनियस सीरीज या होमोलोगस सीरीज, जो भी आप नाम बोला चाहे, है ना। बच्चों ध्यान रखना ये सब एल्कोहल है, जैसे कि CH4OH को हम लोग CH3OH कह सकते हैं। ओके, C2H6 को हम लोग C2H5OH कह सकते हैं, ठीक है। और यहां देखिए इसे बोला जा सकता है C3H7OH, और मेरे भाई इसे बोला जा सकता है C4H9OH। देख लो सर ये सारे के सारे बताइए क्या है। बच्चों ये सारे के सारे एल्कोहल है। और आपको मैं एक बात फिर से बता दूं, अरे जब भी कभी ध्यान रखिएगा अणु भार बढ़ता है, किसी भी होमोलोगस सीरीज का अणु भार बढ़ता है, तो बच्चों ध्यान रखना उसका जो क्रोथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है सर, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। अणु भार बढ़ने से ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब इन्होंने बोला था सबसे कम, तो भैया सबसे कम तो उसी का होगा जिसका अणु भार सबसे कम है। चलो देखो, तो बच्चों C4H9OH, देखो इसका अणु भार सबसे ज्यादा होगा, अणु भार इसका सबसे ज्यादा, तो क्रोथनांक सबसे ज्यादा। ओके, और आप देखो CH3OH, इसका अणु भार सबसे कम, इसीलिए इसका क्रोथनांक कैसा होगा बच्चों, सर इसका क्रोथनांक होगा मिनिमम। आप समझ रहे हैं ना। तो सबसे कम क्रोथनांक किसका है, तो कह देना सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो CH4OH का है। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट, फ्रेडरिक वेलर द्वारा यूरिया के निर्माण में निम्नलिखित कौन सा यूनिट उपयोग लाया गया। मैं आपको बता दूं सबसे पहला अगर कोई पूछे कि सबसे पहला वो केमिकल का नाम बताइए जो प्रयोगशाला में बनाया गया था, तो प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड वो यूरिया था। यूरिया का निर्माण फ्रेडरिक वेलर ने किया था। और ध्यान रखना फ्रेडरिक वेलर ने क्या काम किया था, सबसे पहले हमारा अमोनियम साइनेट लिया था NH4CNO। और बच्चों जब इसने इसको गर्म किया, अमोनियम साइनेट को गर्म किया, तो अमोनियम साइनेट को गर्म करने के बाद ध्यान रखना यूरिया का फॉर्मेशन होता है NH2CO NH2। ओके, तो इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, कि अमोनियम साइनेट को गर्म करके हमने यूरिया का फॉर्मेशन कर रखा है। ओके, और मैं एक बात बता दूं बच्चों, ये जो यूरिया होता है इसमें कई बार परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी पूछा जाता है, 46 या 47 इसी के आसपास होता है, 46.6 होता है वैसे। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, सर बी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, ये लो, ये सवाल किसका है सर, ये क्वेश्चन है हमारे अम्ल और क्षार वाले का। ठीक है, देखो सवाल क्या है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं ये जो कुछ भी है क्वेश्चन वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इस सिलेबस के अनुसार है। कुछ हमारा रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ प्लैनेट, इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है ना। जोतरा भी आपने टॉपिक है वो सारा का सारा सिलेबस आपने टॉपिक के अनुसार है। और मैं एक और बात बता दूं,
इसके अलावा जो पिछला वाला वो था यानी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का सेट था, उसे भी आप लोग लगा ही लीजिएगा, तो इसमें फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बच्चों इन्होंने बोला है निम्नलिखित कार्बनिक यूनिट में उनका क्रोथनांक का बढ़ता क्रम बताइए। सर क्रोथनांक का बढ़ता क्रम पूछा जा रहा है, और मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि जब हम लोग अणु भार बढ़ाते हैं, क्या बच्चों, अणु भार बढ़ाते हैं, तो अणु भार बढ़ाने से ध्यान रखना उसका जो क्रोथनांक है सर वो बढ़ जाता है। बोलो ठीक है। अब दूसरी बात, एक तो अणु भार बढ़ने से क्रोथनांक बढ़ता है, ये बात मैंने बताई। अब आप थोड़ा इसको देखिए भैया, अगर और एक और चीज है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने से, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने से बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने से भी क्रोथनांक बढ़ता है। आपके पास 4 वर्ड लिखे, एक तो CH4 है, फिर आपका क्या है CH3COOH है ना, फिर बताइए क्या है सर, फिर है CaCl3 क्लोरोफॉर्म, और फिर बच्चों है हरा ये हमारा C2H5OH, ये हमारा है C2H5OH। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा क्रोथनांक किसका होगा। अब कायदे में सुनिए मेरे भाई, आप देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम मीथेन और कार्बन इसमें कम है, तो सबसे पीछे तो ये दोनों रहने वाले। सर CH3COOH और C2H5OH में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो अणुभार देख लो। तो बच्चों आप गौर से देखिए लीजिए, अगर आप ये अणुभार निकालेंगे और ये अणुभार निकालेंगे तो आप देख लो दोनों में से किसका अणुभार सबसे ज्यादा आने वाला है। मेरे भाई यहां का अणुभार निकाल के देखिए, 2 कार्बन है 12 दूनी 24, 1 ऑक्सीजन है 16, 24 और 16 40, 40 6 46, ये इसका अणुभार 46 है। लेकिन मेरे भाई इसका अणुभार निकालेंगे तो 12 दूनी 24 और 2 ऑक्सीजन है 32, 24 और 16 24 और 32, सर 24 और 32 जाके हो जाएगा 56, फिर 4, अरे भाई 60 आ गया, ये देखो इसका मतलब सबसे आगे हमारा CH3COOH होने वाला है, उसके पीछे C2H5OH होगा, फिर क्लोरोफॉर्म होगा बच्चों, और फिर इसके बाद कह सकते हो मीथेन। देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे NCERT का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए 9वां, रेशम पालन को बताइए हम किस नाम से जाना जाता है। ये पॉलीमर और का सवाल है, पॉलीमर और क्रिस्टल। बच्चों ध्यान रखना, जब हम लोग पीसी कल्चर की बात करते हैं तो पीसी कल्चर जो है ये हमारा कहलाता है मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन को हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर, बच्चों ध्यान रखना, सेरीकल्चर जो है वो रेशम कीट पालन होता है, रेशम कीट पालन हमारा सेरीकल्चर होता है। बच्चों विटीकल्चर, ध्यान रखना, विटीकल्चर हमारा अंडूर की खेती होती है, अंडूर की खेती है। हॉर्टिकल्चर, ध्यान रखना, ये हमारा बागवानी होती है। क्या होती है बच्चों, बागवानी होती है। बताइए क्या आंसर जाएगा, तो आप आंसर कहोगे क्योंकि रेशम कीट पालन पूछा जा रहा था, तो मेरे भाई इस सवाल का सही आंसर सेरीकल्चर के साथ जाने वाला है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट आइए अगला, व्हाट इज द रीजन फॉर कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। आपको बताना है वैद्युत अपघट्य में चालकता का क्या कारण है, वैद्युत अपघट्य में चालकता। बच्चों यहां वैद्युत अपघट्य की बात की जा रही है। अरे सर वैद्युत अपघट्य, ये हमारे वाले चैप्टर का सवाल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हमारा NaCl है बच्चों, जब ये NaCl अपना आयंस में टूट जाता है तब इसको हम इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो ध्यान रखना, जितने भी हमारे वैद्युत अपघट्य तो वो अपने आयंस में टूटते, जैसे कॉपर सल्फेट, NaCl, जिंक सल्फेट आयंस में टूटते। तो वैद्युत अपघट्य में चालन कराने का काम हमारे ये आयंस ही करते हैं। वैद्युत अपघट्य में ध्यान रखना, चालन कराने का काम हमारे कौन करते हैं बच्चों, आयन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सवाल का सही उत्तर होगा आयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 11वां नंबर देखिए, क्या द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, मतलब एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बताइए, कोणीय वेग की दिशा बतानी है। ये रोटरी मोशन का क्वेश्चन है। हरा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई डिस्क है, हमारे पास ये कोई डिस्क है बच्चों, मैंने आपसे कहा मेरे पास ये कोई डिस्क है, ऐसे ये डिस्क है, और ये डिस्क जो है अपनी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। सर ये डिस्क जो है ये अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ऐसे।
ऐसे, ठीक है। तो बताना है एंगुलर वेट की एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपको एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन पूछी जाती है तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा फिंगर्स है ना, इस फिंगर को हम लोग उसकी डायरेक्शन में मोड़ते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी डिश रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अंगूठा इधर साइड आया, तो बच्चों अंगूठा इधर साइड आया तो जो टोड़ी वेट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी मेरा, ऐसे देखो है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उमेरा की डायरेक्शन इस तरह से निकालनी है, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ गलत, त्रिज्या के अनुदिश भीतर गलत। बच्चों इसका सही आंसर जाएगा द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस अक्ष के अबाउट हमारी ये रोटेट कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे देखो। तो ये क्या है, तो कहना ये जो एक्सिस है ना, ये जो लाइन है बच्चों, इसी लाइन को ही हम लोग क्या नाम से जानते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अगला, बताओ। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनिए। बोला जा रहा है 12वें नंबर सवाल में कौन से हाइड्रोकार्बन, सर कौन से हाइड्रोकार्बन के उनके क्रोथनांक के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। हाइड्रोकार्बन को उनके क्रोथनांक के बढ़ते हुए क्रम में लगाना। मैंने अभी भी आपको सजाया बताया कि जिसका एक तो अणु भार ज्यादा होगा उसका क्रोथनांक ज्यादा होगा, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा होंगे उसका क्रोथनांक ज्यादा होगा। आप देख लो ना सर, मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन, मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन गलत बच्चा। मीथेन के बाद पहले प्रोपेन आना चाहिए, बाद में ब्यूटेन आना चाहिए, है ना। प्रोपेन ब्यूटेन ऑक्टेन, पेंटेन ऑक्टेन, ये सही है सर। प्रोपेन ब्यूटेन हेप्टेन फिर मीथेन, मीथेन सबसे बाद में कैसा है, बढ़ता हुआ क्रम बताना ना। ऑक्टेन के बाद एथेन गलत। आप समझे ना, मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ क्रोथनांक का बढ़ता हुआ क्रम सजाना था और आपको मैंने बताया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता है बच्चों, जैसे वैसे ध्यान रखना उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा बढ़ जाता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो मेरे भाई इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोपेन उसके बाद ब्यूटेन पेंटेन ऑक्टेन। ये सही क्रम है, ये सही क्रम है। चलो आ जाइए नेक्स्ट। तापी चालकता का एसआई मात्रा बताइए। ये यूनिट वाला चैप्टर है, ये भी आपके सिलेबस में है। ये देखिए यूनिट वाला चैप्टर भी आपके सिलेबस में। तो मतलब जो कुछ भी आपके सिलेबस में है ना, बस हम लोग वही काम कर रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं और वही आना भी है, उसके बाहर कुछ नहीं आना है। चलो तो बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मीय चालकता गुणांक का मात्रा उन्होंने पूछा है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ऊष्मीय चालकता गुणांक Q बराबर या हीट ऊष्मा Q बराबर KA डेल्टा T अपॉन L होता है। बच्चों ये जो Q है ना, इसका मतलब वाट में होता है, Q का मतलब वाट में, क्योंकि ये हीट फ्लो रेट होता है, हीट फ्लो रेट। तो आप मुझे बताइए यहां से अगर K की यूनिट डाली जाए, किसकी यूनिट, K की यूनिट, तो बच्चों याद रखना इस K की यूनिट निकल के आती है वाट प्रति मीटर केल्विन। तो वाट पर मीटर केल्विन ये हमारे कह सकते हो ऊष्मीय चालकता गुणांक की यूनिट होती है ना। तो ऊष्मीय चालकता गुणांक की ये रही यूनिट। और ध्यान रखना इसकी डायमेंशन भी आपको बनानी आनी चाहिए। क्या डायमेंशन बनेगी, ऊष्मीय चालकता गुणांक, है ना। चलो तो आंसर बताइए इस सवाल का किसके साथ जाएगा बच्चों। इसका आंसर जाएगा क्या आंसर हो जाएगा, वाट प्रति मीटर केल्विन। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का सही था। नेक्स्ट है अगला 14, एसिट्रीन अणु में बताइए कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड। एसिट्रीन में बताना है कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड, है ना। तो पहले आप मुझे बताओ एसिट्रीन में क्या होता है। ध्यान रखना जब हम लोग एसिट्रीन की बात करते हैं, C2H2 की बात करते हैं, तो बच्चों एसिट्रीन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो कह देना कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यही तो है एसिट्रीन। अब आप देख लो कहां पर कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों। सिंगल बॉन्ड हमेशा अपने साथ सिग्मा बॉन्ड लेके आता है और ट्रिपल बॉन्ड ध्यान रखना एक सिग्मा 2 पाई लेके आता है। ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा 2 पाई लेके आता है, यही तो है एसिट्रीन। चलो तो बताइए जरा, अगर टोटल की बात करते हैं तो टोटल कितना हो गया बच्चों, तो टोटल हो गया 3 सिग्मा 2 पाई। 3 सिग्मा 2 पाई ये हमारे पास टोटल बॉन्ड हो गया 3 सिग्मा 2 पाई। बताइए इस सवाल का सही आंसर किसके साथ जाएगा, 3 सिग्मा 2 पाई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी, चैटल हो जाती है, समझे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल 15वां। एक पतली छड़
सर जिसका द्रव्यमान m लंबाई l है, छड़ के एक सिरे से लंबाई के लंबवत अक्ष के पड़ता। बच्चों इन्होंने एक सिरे से पूछा है? जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास पतली छड़ है। बच्चों अगर कोई एक्सिस इसके सेंटर से गुजर रही है तो याद रखना सेंटर से गुजरने वाली अक्ष के पड़ता जो जड़त्वारूढ़ I होता है। सर सेंटर से गुजरने वाली अक्ष के पड़ता जड़त्वारूढ़ होता है ml²/12। लेकिन अगर कोई एक्सिस जो है इसकी अक्ष से गुजर रही है, मतलब इसको बोलो सिरे से गुजर रही है, तो सिरे से गुजरने वाली जो अक्ष होती है बच्चों उसके पड़ता जो जड़त्वारूढ़ होता है I, है ना, वो ध्यान रखना निकल के आता है ml²/3। निकाला कैसे जाता है? इसके लिए बीच में ये सेंटर है, यहां से यहां तक की दूरी l/2 है। सर इसके लिए हमें इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। सवाल सॉल्व। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो ml²/3। सर ml²/3 ये हमारा सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 8 फैराडे। बताइए, ये उसका सवाल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। बच्चों ध्यान रखना जो हमारा 8 फैराडे होता है ना, 8 फैराडे याद रखना ये हमारे किसका मात्रक होता है? सर ये हमारे आवेश का मात्रक होता है। एक्चुअली में 8 फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितना आवेश उत्पन्न कर सकता है सर उसी को 8 फैराडे कहते हैं। 8 फैराडे का जो मान होता है वो किसके बराबर आता है बच्चों? तो ध्यान रखना वो 96,500 कूलाम के बराबर आता है। 96,500 कूलाम के बराबर आता है 8 फैराडे, ठीक है, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना 1 मोल इलेक्ट्रॉन सर 96,500 कूलाम का आवेश बनाता है। और ये मैंने आपको बता रखा है ये डेटा 96,500, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला उत्तर होगा 96,500। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आइए। ये भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल का सवाल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है। प्रश्न लिखा है, बोला जा रहा है कि इन इलेक्ट्रोलाइट सेल, इलेक्ट्रोलाइट सेल का मतलब समझते हैं? सर इलेक्ट्रोलाइट सेल का मतलब होता है एक ऐसा सेल जिसमें हम लोग आयंस की वजह से संचालन या विद्युत की सप्लाई कर रहे हैं, आयंस के कारण इलेक्ट्रोलाइट सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट सेल में बताइए हमारी कहां, अच्छा इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूछा है, तो पहले मैं बता दूं इलेक्ट्रोलाइट सेल में जो कैथोड होता है वो कैसा बनाया जाता है? वो पॉजिटिव। और एनोड कैसा बनाया जाता है? सर इलेक्ट्रोलाइट सेल में एनोड होता है हमारा नेगेटिव। विद्युत अपघटन, इसको इलेक्ट्रोलाइट सेल, नहीं इलेक्ट्रोलाइट उल्टा मैंने बता दिया, सॉरी ये मैंने उसका बता दिया सर, ये मैंने बता दिया गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल में ऐसा होता है जिसे आप वोल्टाइट सेल भी कहते हैं। यहां इलेक्ट्रोलाइट सेल पूछा गया। बच्चों इलेक्ट्रोलाइट सेल को हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघटन सेल, विद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोलाइट सेल में सीधा होता है, सीधा का मतलब इसमें जो एनोड होता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइट सेल में, वो एनोड हमारा पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रोलाइट सेल में ध्यान रखना जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है ना। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इसी में वो बताया था, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइट सेल। अब आप बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होगा? तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज कह सकते हो कि धनावेश की ओर भागेगा, तो कैथोड से एनोड ट्रांसफर होता है ना। तो इसका आंसर जाएगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और सप्लाई जो होती है वो कैसी सप्लाई होती है? इंटरनल सप्लाई होती है, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल। तो याद रखना इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई। एक्सटर्नल सप्लाई नहीं देते, इंटरनल सप्लाई होती है ना। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत प्यारा सवाल था। और विद्युत अपघटनी सेल में ध्यान रखना टॉन पॉजिटिव टॉन नेगेटिव, इसी तरह से वोल्टाइट या गैल्वेनिक सेल में इसका जस्ट उल्टा होता है। नेक्स्ट आइए 18वां। बच्चों 18वां नंबर सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। अरे और ध्यान से देखो पहला स्टेटमेंट लिखा है क्लोरोफॉर्म में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। मेरे भाई क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 होता है, CH-Cl3। तो क्या इसमें 3 कार्बन परमाणु है? नहीं सर। मीथेन में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। बच्चों मीथेन मतलब CH4, इसमें क्या 4 कार्बन परमाणु है? नहीं सर, गलत है। एथेनॉल में 3 कार्बन परमाणु है। बच्चों एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब होता है C2H5OH। तो क्या एथेनॉल में 3 कार्बन परमाणु है? नहीं सर, गलत।
एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु है। बच्चों एसिटिक अम्ल का मतलब होता है CH3COOH। देख लो, तो एसिटिक अम्ल में कार्बन के कितने परमाणु है? 2 परमाणु है। हरा देख लो चाहे, ऑक्सीजन के 2 है, हाइड्रोजन के 4 है। तो एसिटिक अम्ल में कार्बन के 2 परमाणु है बच्चों, ये हमारा उत्तर एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अगला, ये लो बच्चों, ये हमारा वाटर वाले चैप्टर का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है ना। देखो मैं आपको बता दूं, जब हम लोग अपने पानी के साइकिल को समझते हैं ना, वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल में क्या होता है कि वाटर कैसे भाप बना, फिर कैसे आया, ये सब समझना होता है ना, है। तो वाटर साइकिल में देखो सबसे पहले जो है पानी का वाष्पन होता है। वाटर साइकिल में पानी का सबसे पहले बताइए क्या होता है? वाष्पन होता है। फिर पानी जब वाष्पीकृत हो जाता है तो उसके बाद बताइए पानी का क्या होता है? संघनन होता है। और संघनन के बाद पानी क्या बनते हैं बच्चों? बादल बनते हैं। और जब बादल बन जाते हैं तो बताइए पानी की क्या होती है? सर पानी की होती है वर्षा। ओके, तो ध्यान रखना, इसका जो सही और स्ट्रेट सीक्वेंस होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। वाष्पन, संघनन, बादल, फिर वर्षा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ये लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्शनेट? मतलब इनमें से बताइए सबसे ज्यादा कौन कीटाणुनाशक है? इनमें से वो कौन है जो सबसे ज्यादा कीटाणुनाशक है? पहले आप फॉर्मूला सुन लीजिए। बेंजोइक अम्ल, ध्यान रखना, बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है C6H5COOH, COOH। फिर सोडियम बोरेट, सर सोडियम बोरेट होता है Na2B4O7, है ना। एस्प्रिन का फॉर्मूला मत याद करो, थोड़ा बड़ा है और वो पूछा भी नहीं जाएगा। डैमेक्सिन, बच्चों डैमेक्सिन को कई बार हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड हमारा डैमेक्सिन है ना। डैमेक्सिन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो C6H6Cl6, इसे हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं। याद रखना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी डैमेक्सिन, ध्यान रखिएगा, ये कह सकते हो कि एक तरह का कीटनाशक होता है, एक तरह का कीटनाशक होता है। तो मेरे भाई इस सवाल का जो सही उत्तर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा सर, डैमेक्सिन के साथ, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजीन के 8 हाइड्रोजन को नाइट्रोमूलक से प्रतिस्थापित करने पर क्या मिलेगा? मतलब बेंजीन का 8 आधा हाइड्रोजन हटाकर नाइट्रोमूलक सिर्फ 8 हाइड्रोजन हटाया जा रहा है। देखो जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास ये बेंजीन है, ओके, बेंजीन में अगर 8 हाइड्रोजन हटाकर सिर्फ 8 नाइट्रो ग्रुप लगा दो, NO2 लगा दो, सिर्फ 8, तो ध्यान रखना सिर्फ 8 लगाने के बाद ये जो बनता है इसे बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। ये क्या बना सर? ये हमारा बना है नाइट्रोबेंजीन। सिर्फ 8 हटाकर बनाना है नाइट्रोबेंजीन, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपने 8 नहीं 3 हटाए, देखो ऐसे 3 हटाए, NO2 लगाया, यहां NO2 लगाया, और मेरे भाई 8 छोड़ के यहां NO2 लगाया, 3 हटाए, तो 3 हटाने के बाद बन जाता है ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ये ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन नहीं है, ट्राइनाइट्रोबेंजीन है ना। एक ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन भी होता है। याद रखना, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको टॉल्यूइन बनाना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला बनता है ये होता है टॉल्यूइन का। ये फॉर्मूला किसका होता है सर? ये फॉर्मूला होता है टॉल्यूइन का, है ना। लेकिन जब आपको ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन बनाना होता है तो ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले टॉल्यूइन बनाना होगा। ये टॉल्यूइन बन गया, CH3 लगाकर। और ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन बनाने के लिए हमें 8 NO2 यहां, 8 NO2 यहां, और बच्चों 8 NO2 यहां, ये हमारा जो बन जाता है सर, ये हमारा बन जाता है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। तो आपको समझना पड़ेगा कि ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन क्या होता है? बेंजीन। अब सवाल ये था कि बेंजीन के 8 हाइड्रोजन को नाइट्रोमूलक से सिर्फ 8 हाइड्रोजन हटाना, अच्छा तो बताइए क्या बन जाएगा सर? नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा बच्चों वो किसके साथ जाएगा? नाइट्रोबेंजीन के साथ। क्लोरोबेंजीन मत कहना। क्लोरोबेंजीन क्या होता है वो मैंने आपको बताया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड वो हमारा क्लोरोबेंजीन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगला सवाल है, निम्न में से कौन एसिटल्डिहाइड है? एसिटल्डिहाइड का बारे में पूछा रहा, इनमें से कौन हमारा एसिटल्डिहाइड है? हरा ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले ये देखो CH3, एक तो ये देखो
SCHO, बच्चों जब हमारा SCHO होता है इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ध्यान रखना ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है। जबकि CH3CHO, ध्यान रखना इसे बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड, ये हमारा एसिटेल्डिहाइड है। ध्यान रखना जो हमारा एसिटेल्डिहाइड होता है उसमें CHO समूह होता है और ये एक तरह का एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड है ना बच्चों। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या है तो कहना ये हमारा एथिलीन गैस है, एथिलीन है। जबकि CH3COOH, याद रखिएगा ये हमारा क्या है तो बच्चों ये हमारा एसिटिक एसिड है। ओके, तो एसिटेल्डिहाइड का हमारे पास ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाइए नेक्स्ट। ऊष्मा और विद्युत दोनों का अच्छा चालक कौन है? बहुत बढ़िया सवाल। ऊष्मा और विद्युत दोनों का बताइए अच्छा चालक बताना है ना। देखो मैं आपको बता दूं, चारकोल इनमें से किसी का भी चालक नहीं होता। डायमंड ध्यान रखना ऊष्मा का तो चालक होता है, ऊष्मा का चालक होता है, लेकिन ध्यान रखना डायमंड विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का। लेकिन ऊष्मा और विद्युत दोनों का अच्छा चालक कौन होता है तो कह देना ऊष्मा और विद्युत दोनों का अच्छा चालक हमारा ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत दोनों का सर क्या होता है? सर कंडक्टर होता है, चालक। डायमंड जो है, डायमंड वो ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा का चालक होता है। फिलहाल इसका आंसर ग्रेफाइट वाले उत्तर के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह में शामिल सभी हाइड्रोकार्बन समान समजाति की श्रेणी से संबंधित नहीं है? समान समजाति श्रेणी मतलब इसमें जो फॉर्मूला यूज होना चाहिए सर वो एक जैसा यूज होना चाहिए, लेकिन इन्होंने बताना है कि कौन समजाति श्रेणी से संबंधित नहीं है, नहीं है बोलना है ना। एक एक करके देखते देखो, जैसे C3H6, C3 कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6, डबल है, यहां पर भी डबल है, यहां भी डबल है, सर ये समजाति श्रेणी है। सर ये देखो दुटने से दो अधिक, दुटने से दो अधिक, दुटने से नहीं, ये नहीं है सर। देखो यहां दुटने से दो अधिक, यहां दुटना है, गलत हो गया सर, ये नहीं है ना। यहां दुटने से दो अधिक, दुटने से दो अधिक, और ये भी तो नहीं है यार, कहीं मिस्टेक हो गई क्या फॉर्मूला बनाते समय? समजाति श्रेणी से संबंधित नहीं है। अरे यार ये समजाति श्रेणी से संबंधित है पहली बात तो। चलो ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला C2H4, C3H8, ये भी समजाति श्रेणी संबंधित है। C2H2 बच्चों ये एसिटिलीन है, दुटने से दो टर्म, दुटने से दो टर्म, अरे ये भी है। अरे यार ऑप्शन नंबर सी है, देखो सी समजाति श्रेणी से संबंधित नहीं है, बाकी सब हमारा देख लो समजाति श्रेणी संबंधित है, दुटना ही तो है यहां पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट आइए, आज का 25 नंबर सवाल, ये मोशन का क्वेश्चन है, टोटल हर तरह के क्वेश्चन आपके लेवल में आने हैं बच्चों। ये सवाल बोला जा रहा है एक सीधी रेखा एक तट पर दिखाई गया समीकरण इतना है। एक सीधी रेखा द्वारा दिखाया गया समीकरण x बराबर 12t माइनस क्या है टी स्क्वायर, 12t माइनस टी स्क्वायर। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, कण का प्रारंभिक वेग 12 मीटर पर सेकेंड है, कण का अधिकतम वेग 12 मीटर पर सेकेंड है, कण का प्रारंभिक वेग अधिकतम वेग दोनों 12 बोला। अब आपको यह बताना है क्या ये सही है, दोनों सही है, एक सही है, मतलब अच्छा सही नहीं बताना, एक्चुअली में आपको गलत बताना है, गलत देख लो, गलत बताना है, सही नहीं। तो हम लोग निकाल लेते ना मेरे भाई, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन डाल दूं यानी dx अपॉन dt निकालूं तो dx अपॉन dt आ जाएगा 12 माइनस 2t, है ना बच्चों। आपको पता है कि dx अपॉन dt ही हमारी वेलोसिटी होती है, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी v का मान आ जाएगा 12 माइनस 2t। अब आप बताओ अगर प्रारंभिक वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना होगा? तो दोस्तों प्रारंभिक वेलोसिटी निकालने के लिए समय 0 रखना होगा। जैसे ही तुम समय 0 रखोगे तो प्रारंभिक वेलोसिटी जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड आ रही, देख लो। अरे लेकिन मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी भी पूछ रहा है, अगर आप गौर से देखिए तो 12 माइनस 2t, सर 12 माइनस 2t ये बताता है कि जब समय 0 था तो प्रारंभिक वेलोसिटी 12, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी घटती रहेगी, घटती रहेगी। अरे देखो ग्राफ यही तो बता रहा है कि समय बढ़ाओगे तो वेलोसिटी घटेगी क्योंकि माइनस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वेलोसिटी भी वही होगी जो आपकी शुरुआत में रही होगी, मतलब 12 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चों। साफ साफ पता चल रहा है जैसे जैसे समय बढ़ाएंगे वेलोसिटी घटेगी, इसीलिए बोला जा रहा है कि जो प्रारंभिक वेलोसिटी है वही मैक्सिमम है। तो कण का प्रारंभिक वेग भी 12 आ रहा, मैक्सिमम भी 12 आ रहा, है ना। तो बच्चों दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही, और पूछा क्या गया था गलत। तो जब गलत पूछा गया था तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, कि दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है,
तो मेरे भाई यहां पर हम लोगों ने स्टेप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये हेड रेडियो ऑपरेटर का दूसरा सेट है। इसकी पीडीएफ बटन में पड़ी होगी, आप जाके डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेट बहुत पसंद आया होगा। अभी इसके 3 सेट और बाकी है, फिर हम लोग अगला वाला जो पोस्ट है रेडियो ऑफिसर मतलब वर्कशॉप ऑफिसर, उसके भी 5 सेट सॉल्व कराएंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।